स्वागत है आप सभी का टेस्टनेट में। आज हम रीतिकाल के विशेष संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक टेस्टनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 1 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। लक्षण ग्रंथ परिपाटी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यता के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठाक बोध नहीं हो सकता, कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के आरंभ के बारे में कहा, इसमें संदेह नहीं कि रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव दास ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। केशवदास के संबंध में केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्र पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले पहल आचार्य केशव दास ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। प्रकरण 2 से चिंतामणि त्रिपाठी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपने लिए मणिमाल नाम का प्रयोग भी किया है। महाराज जसवंत सिंह के संबंध में लिखा है, ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। बिहारी सत्सई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा, इनमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लागे बेधे सकल शरीर। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार भी किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है।
इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों को लेकर हमने आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित भी दो तीन वीडियोस बना रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अडंगा है, न गति का, न शैथिल्य और न ही शब्दों की तोड़ मरोड़। प्रताप शाही के संबंध में कहा है। प्रकरण 3। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेम उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। घनानंद इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य ही प्रसिद्ध है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल कर भागना है। उनकी मौन मथी पुकार है। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में तोड़ मरोड़ सकते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी उन विरल कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग विचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। बोधा यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। ठाकुर ब्रज भाषा की श्रृंगार कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक टीचनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।